एसीन भारत से विशेष बातचीत में कृषि सलाहकार और विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश मोटवानी ने किसानों की अर्थव्यवस्था में भूमिका और मध्य प्रदेश में कृषि के विकास में बढ़ते कदम पर खुलकर बातचीत की है। डॉक्टर सुरेश मोटवानी स्वयंसेवी संस्था में जनरल मैनेजर है, जो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अच्छी पैदावार होने के साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। एसीन भारत की इस विशेष बातचीत में देखिए खास चर्चा ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा के साथ। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए है जो किसानों से रिलेटेड है। किसान एक ऐसा अन्नदाता जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीति में भी दखल देता है, क्योंकि राजनीति बनती भी है और सरकारें गिरती भी है। तो किसान एक महत्वपूर्ण अंग है और किसान जो अन्नदाता है वो अपने उत्पादों के लिए, चाहे कोई भी जीव हो, उसको खाने के लिए चाहिए और वो खाना पैदा करने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए किसान की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश मोटवानी जी, जो किसान से के लिए कैसे कृषि के ऊपर उत्पादों को उत्पन्न कराने के लिए उनको कैसे हेल्प करते हैं, क्या एजुकेशन उनको दी जाती है, कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसके लिए हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, डॉक्टर सुरेश मोटवानी जी। नमस्कार नमस्कार। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आखिर आपकी ये संस्था किस प्रकार जो है मध्य प्रदेश और देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान देने के लिए तत्पर है। जी, हमारी संस्था जो कि सॉलिडरी डॉट के नाम से जानी जाती है, विश्व की अग्रणी संस्था है खेती किसानी पे काम करने के लिए। हम लोग कार्य इस तरह से करते हैं कि किसान को उसकी जो उपज है उसका सही मूल्य मिले, मार्केट में उसको अच्छी तरह से कनेक्टेड मार्केट मिले, साथ ही जो बिजनेसेस हैं, जो सरकारें हैं, वो सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित के लिए काम करें। यह एक बड़े उद्देश्य के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ का जो मेन जो क्रॉपिंग सिस्टम है, सोयाबीन फार्म सिस्टम है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है। यहाँ की अग्रणी संस्थाएं हैं जैसे सोपा है, विपी इंडस्ट्री है, रुचि इंडस्ट्री है, सोनिक है, इनके साथ में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के साथ में मिलके हम लोग अलग अलग योजनाओं पे काम कर रहे हैं, जिसका कि मैं डिटेल आपको विवरण भी शेयर कर दूंगा। जी। तो कौन कौन से मॉडल हैं जिन पर आप मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ सरसों के मॉडल हैं, कुछ और भी आपके हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा उस मॉडल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी, तो प्राइमरली जो आरंभिक स्तर पे हमने सोचना है कि किसान जो उपज पैदा करता है उसको एक सस्टेनेबल मार्केट मिलना चाहिए, अच्छे रेट में मिलना चाहिए। तो मैं मेजर रूप में कहूँ तो ये एक मॉडल की तरह हम लोग बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जिसको कि एक अग्रणी राज्य माना जाता है, जो खाद्य तेल है, जो खाद्य तेल की फसलें हैं, चाहे सोयाबीन है, चाहे सरसों है, हमारे यहाँ पे सूरजमुखी भी होते रहे हैं, तो इनकी काफ़ी सारा एक बड़ा पैमाना रहा है हमारे यहाँ पे। अभी भी मध्य प्रदेश को सोयाबीन राष्ट्र कहा जाता है, स्टेट के रूप में माना जाता है। हम लोगों ने एज ए सोसाइटी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारे जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, साथ ही जो सरकारी स्कीम्स हैं, उनके साथ में मिलकर एक इनोवेटिव एक्सटेंशन सिस्टम तैयार किया है, जिसमें कि हम लोग जो 4 पैमाने हैं खेती किसानी के, उन सबको साथ में लेके चल रहे हैं। पहला है जो किसान है उसको सही तरह का तकनीकी उपलब्ध हो, किस तरह से वो खेती किसानी की विधियां करें, कौन सा बीज कब बोए, कौन सा खाद डाले, किस तरह से डाले, एक इस तरह के कार्यक्रम है। दूसरे, किसान को हम लोगों ने जो सही मूल्य दिलवाना उपज का, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनके साथ टाई अप किया है, जिससे कि उनको अच्छा मूल्य पाए। तीसरा है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी छोटे किसान हैं, उनको संगठन के रूप में करना जरूरी है, तो हम लोग जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूप में उनको ऑर्गेनाइज करके जो पूरी जो तकनीकी है उनको समझाने का बात कर रहे हैं। और चौथा जो पैमाना है कि किसान के पास में इतना सारा संसाधन नहीं है, छोटे किसान के पास में रिसोर्सेस नहीं है कि नए बीज पे वो खर्च कर पाए, नया तकनीक पे भी खर्च कर पाए। काफ़ी सारा नया टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, फर्टिलाइजेशन है, उस पर वो कॉस्ट सीधे किसान को बियर करना आसान नहीं है। तो जो माइक्रो फाइनेंस हैं या फाइनेंस के जो तंत्र हैं, चाहे बैंकों के थ्रू उनको फाइनेंस होना हो, ये चौथा पिलर है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। चारों पिलरों को साथ में लेके हम लोग अलग अलग तरह से किसानों के साथ में काम कर रहे हैं। सर मध्य प्रदेश जो है वो ग्रामीण के साथ साथ उद्योगों में भी काफ़ी है, तो हम कैसे इसको परिभाषित करें कि किसान उद्योग की तरफ भी अग्रसित हो सकता है। सही मायनों में देखा जाए तो उद्योग क्या है, उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, अभी भी आप रिव्यू करेंगे तो खेती किसानी पे उद्योग भी डिपेंड है।
अब उद्योग चाहे वो खाद्य से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, अल्टीमेटली तो उनको वो कृषि के जो संसाधन रहते हैं उनको उपयोग करना है। तो पूरी तरह से कोरिलेशन। अब पर्पस ये है कि दोनों जो पिलर्स हैं उनको साथ में कैसे हमने लेके चलना है। खेती किसानी को लाभ का सौदा बनाते हुए इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, ये बीच का रास्ता हम लोगों ने साथ में लेके चलना है। किसान को बिजनेसमैन बनना चाहिए, शायद मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन किसान को किसानी उतनी अच्छी तरह से करनी चाहिए कि वो बिजनेस के ज्ञान के साथ में जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा है वो ले पाए। ये हमें देखना पड़ेगा। सरकार का रोल इसमें काफ़ी मुख्य हो जाता है, चूँकि एक तरफ तो किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, दूसरी तरफ बिजनेसेस हैं जो कि तरह-तरह के रोज़गार हम लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। तो दोनों का एक अपना एक अहमियत है, जिसके बीच में सामंजस्य बिठाना ये सरकारों की भूमिका में आता है और हम जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका में आता है कि ये ब्रिज तैयार करें। सर, आपकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से किसानों को और लाभ है? क्योंकि गांव में जागरूकता की बहुत जरूरत होती है और एक संस्थान का काम होता है जागरूकता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए पहल करना। तो किसान जो एक छोटे से स्तर पर जिसके पास भी आजकल तो घर घरों में मोबाइल नेटवर्क है, सब कुछ है, फिर भी उनको जो ज्ञान, जो चीजें जरूरी जानना चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो उसके लिए कोई प्रयास ग्रामीण स्तर पर? जी, बिल्कुल। हमारी संस्था शुरू से इसमें अग्रणी रहे हैं। हम लोग तकनीकी साधनों का उपयोग करते हैं। हम लोगों ने पिछले 3 सालों से एक स्मार्ट डिग्री प्रोग्राम चला रहे हैं। वोडाफोन फाउंडेशन, इंडस टावर के सीएसआर फंड से ये प्रोग्राम हम लोग चला पाते हैं। इसमें हमने अलग-अलग जगह पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। अलग-अलग तरह के सेंसर्स हैं जो ये बता सकते हैं कि कौन से कीट का प्रकोप हो सकता है, कब बान पानी हो सकता है, टेम्परेचर किस तरह से है तो किस तरह से इरिगेशन दिया जा सकता है, पाला पड़ने का संभावना है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये एक पूरा प्रोग्राम हम लोग काम कर रहे हैं। ये 10 राज्यों में काम कर रहा है भारत में। इस प्रोग्राम में किसान को समय पे सूचना मिल पाती है। उसको पता चल पाता है कि मेरे जो खेत के आसपास में कल मौसम कैसा रहेगा। अगर बारिश आने वाली है तो मैं उस हिसाब से अपने क्रियाविधियों को कर पाऊँ। अगर कोई रोग हो, कीट का प्रकोप होने वाला है तो उस तरह से मैं कोई एप्रोप्रिएट केमिकल को या दूसरे माध्यमों को अपना पाऊँ। ये पूरी इस विचारधारा में हम लोगों ने कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को काफ़ी सफलता मिल रही है। 3 सालों से ये चल रहे हैं। इवन रिसेंटली अभी 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमारे किसानों से बात किया। इस प्रोग्राम को भी उन्होंने समझा जब 5G का उद्घाटन हो रहा था दिल्ली में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश के किसान इस तरह के एक बड़े तकनीकी सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। सर, मौसम की आपने बात कही कि मौसम भी प्रभावित करता है, ऑब्वियसली फसलों को मौसम प्रभावित करता है। तो ये जो मौसम है, इसको जैसे रबी फसल है, खरीफ फसल है, तो मैं अपने दर्शकों के बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन फसलों का थोड़ा सा आप विवरण को बताएं कि इस समय कौन सा सीजन चल रहा है और किसानों के लिए क्या बेहतर होगा, कौन सी फसल उगाना बेहतर होगी? देखिए, खेती किसानी के हिसाब से साल को 3 तरह के सीजन में या मौसमों में बांटा गया है। पहली बारिश या खरीफ की फसलें हम लोग कहते हैं, जिसमें कि धान होता है, चावल जिसको बोला जाता है, मुख्य फसल है। सोयाबीन हमारे यहाँ पे मुख्य फसल है खरीफ की, कॉटन हमारे यहाँ पे होती है। उसके बाद में जो रबी की फसलें होती हैं, जो कि ठंड के दिनों में उगाई जाती हैं। अभी जब आप देखेंगे हम लोग दिसंबर में बात कर रहे हैं तो ये रबी सीजन की फसलों की बात हो रही है। रबी फसलें होती हैं, गेहूँ रहता है, चना रहता है, सरसों रहता है ना? इस तरह की फसलें रहती हैं। ये जब लगभग फरवरी लास्ट और मार्च तक जब इसकी कटाई हो जाएगी जो हमारी रबी की फसलें, तो उसके बाद में जायज की फसलों का चक्र चलता है, जिसको कि हम लोग गर्मी की फसलें कहते हैं। अब गर्मी की फसलें वही किसान ले पाते हैं जिनके पास में पानी की समुचित व्यवस्था रहती है। काफ़ी सारी जो सब्जियां हैं, जिसको आप लौकी देखें, ककड़ी देखें, ये काफ़ी भिंडी काफ़ी अच्छी तरह से जायज के मौसम में होती है। अब डिपेंड करता है कि पानी उनके पास में कितना है। मूंग उड़द जैसी फसल भी गर्मी में किया जा सकता है। तो ये तो 3 सीजन की मैंने बात किया, पर इससे रिलेटेड संबंधित जो एक मुख्य मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, मुझे लगा कि अब मैं सीजन की बात कर रहा हूँ तो ये क्लाइमेट चेंज का एजेंडा जरूर डिस्कस होना चाहिए। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा जो विषय है, मैं केवल खेती किसानी की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी के लिए जो सबसे बड़ा विषय है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एवरेज से 2 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब हम 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले बात करते थे तो लोगों को लगता था कि ये तो बातें हैं, बातों का क्या, ऐसा ही होता है कि मौसम चेंज हो जाता है। अभी आपने देखा पिछले 1-2 साल से आपने देखा कि बारिश जहाँ पे जो खत्म होने का संभावना होता था, अगस्त में हमारे खत्म हो जाता था, सितंबर तक चलता है, और वहाँ पे जो वो मई लास्ट या जून में 15 तक हमारे यहाँ आना होता था, जुलाई में आना शुरू हो गया। इन सबका डायरेक्ट संबंध है खेती किसानी से।
किसान का जो बुआई का समय रहता है फसल का, वो तय होता है कि वातावरण का कितना टेम्परेचर है, बारिश के आने जाने का क्या समय है, आर्द्रता कितनी है। तो ये पूरा सिस्टम पूरी तरह से हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण पैमाने के रूप में लेना है, क्लाइमेट चेंज को समझना है, उसके रूप में एडाप्टेशन और मिटिगेशन का स्ट्रेटजी बनाना है। ये एक अहम मुद्दा है जिस पे हमें आगे बात करना है। सर, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करते हैं तो किसानों के लिए तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, मृदा का परीक्षण, कि वो सॉइल टेस्टिंग किस प्रकार की होनी चाहिए और सॉइल में कहाँ बेल्ट में। तो मैं एक बार इस पहला एक मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि क्या ऐसी कोई आपके पास योजना है जिससे किसानों को मृदा परीक्षण के लिए कोई हेल्प करें? जी, जी। हमारी संस्था के माध्यम से हम लोगों ने जो ऑटोमेटिक सॉइल टेस्टिंग के यंत्र हैं, वो हमारे प्रोग्राम एरिया में चल रहे हैं, जिसको केवल 5 मिनट में सॉइल के सैंपल के साथ में टेस्ट करके एलिमेंट बताया जा सकता है कि मृदा में कितना नाइट्रोजन है, पोटाश है, फास्फोरस है। उसके बेस पे उनको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर फसल के लिए आपको और कितना देना है। तो ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो ये इसके लिए क्या आप जगह-जगह कुछ कैंप लगाते हैं या आप किसानों के पास पहुँचते हैं, किसान आपके पास आते हैं? देखिए, शुरुआती तौर पे तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जो छोटे लेवल के किसान हैं, उनको स्वयं हम लोग वो सर्विसेज दे पाएँ। जब छोटे किसानों का बात करते हैं, तो हम लोगों ने एक एंटरप्रेन्योर मॉडल और फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनीज़ हैं, उनका मॉडल तैयार किया हुआ है। 2000, 2500, 3000 छोटे किसानों के ग्रुप को हम लोगों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तरह बनाया है। ये इसके लिए हम लोगों को जो एसएफएसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उन्होंने सपोर्ट किया है, और जो प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा है 10,000 प्रोड्यूसर कंपनी बनाने, उसी के पार्ट है। ये सरकारी सहयोग से हम लोग इस तरह का कंपनीज बनाया हुआ है। इनको ये हम लोग सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं, और इनके साथ जुड़े हुए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो छोटे किसानों को वो सर्विसेज देते हैं, जिसमें उनका कॉस्ट भी कम होता है और लोकल लेवल पे वो सेवा उपलब्ध होती है। सर, ये तो पहली बात हो गई मृदा परीक्षण की। अब दूसरी बात हम आते हैं बीज और खाद की। तो इसके लिए आपकी संस्था क्या सहयोग करती है किसानों के लिए? देखिए, ये जो संस्था के रूप में मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग बीज देते हैं किसान को, या केमिकल या फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन हमारी संस्था वो तकनीकी में उनको सहयोग करती है कि बीज जो पैदा किया जाता है उसके लिए क्या क्या सावधानियां होना चाहिए, कौन सा बीज उनको वापरना चाहिए, क्वालिटी किस तरह से होना चाहिए। अब बीज 100 किलो किसान लेके आता है तो 100 किलो ही उगता नहीं है, उसका अंकुरण प्रतिशत निकालना पड़ता है, उसके बेस पे जो सीड ड्रिल है उसको तय करना पड़ता है। इसी तरह से जो रसायनों की बात करें, तो किसान को अभी की दुनिया में क्या होता है कि कोई भी दुकानदार के पास वो जाता है, दुकानदार उसको बोलता है इतना ये डालना, तो वो डाल देता है ना। तो हमारी जैसी संस्थाओं या जो तकनीकी संस्थाओं और डिपार्टमेंट के हैं, सरकारी तंत्र हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि किसानों को वो कम से कम प्रशिक्षण तो दें कि ये वाला तत्व आपके लिए सही है, इतना होना चाहिए। तो इसी लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो एक्सटेंशन सिस्टम्स हैं, हम इसको फार्मर फील्ड स्कूल कहते हैं। हम लोगों ने गांव-गांव पे फार्मर फील्ड स्कूल बनाए हुए हैं। वहाँ पे आसपास के 500 किसानों के ग्रुप्स रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं जो कि उनको रेगुलर प्रशिक्षण करते रहते हैं, उनको बताते हैं क्या उपयोग करना है, कितना खाद कौन सी फसल के लिए कब देना है। ये सब क्रियाएं हैं जिसमें कि हम लोग, और ख़ासतौर से जो कृषि विज्ञान केंद्र है मध्य प्रदेश शासन के साथ में, और मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश शासन का जो कृषि विभाग है, वो कृषि से संबंधित दूसरे डिपार्टमेंट है, किस हद तक किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी स्टेट में देखने को नहीं मिलता। यही नतीजा है कि पिछले 5 सालों से कृषि कर्मण अवार्ड भी मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कृषि वाकई उन्नति कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमेशा ये कहना होता है कि वो खुद भी एक किसान है और किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषता आपको मध्य प्रदेश में दिखी, क्योंकि आपकी संस्था जगह जगह जाती है, 10 राज्यों में भी काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी खासियत आपको दिखी जिससे और भी लग सकता है कि हम वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश एकमात्र स्टेट है भारत में जिसमें कि 11-12 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं। भारत में ओवरऑल बात करें तो टोटल 16 ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, मध्य प्रदेश में 11 हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास में तरह तरह का मृदा अवेलेबल है, तरह तरह का वेदर अवेलेबल है। जब आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे, पचमढ़ी तरफ, तो आपको वो लो टेम्परेचर का भी फसलें मिल जाएगा। आप हिमालयों में जाओगे तो जो ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें भी हो जाएगा। जब राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों में जाओगे तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी आ जाएगा। तो तरह तरह का फसलें लेने का हमारे पास में पूरा स्कोप है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे एक बड़ा स्कोप है, मैं इसको कहता हूँ कि डबल इंजन का सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी का सरकार है, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का सरकार है, तो किसी भी तरह का एक अनबन नहीं है, तालमेल है। सेंट्रल का जितना गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ मध्य प्रदेश में अभी हम लोग देख रहे हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। हर कोई कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। तो ये एक ऐसा माहौल है जिसमें कि खेती किसानी की दृष्टि से मध्य प्रदेश एकदम से छलांग लगाने की स्थिति में वो लगा रहे हैं।
सर अभी आपकी संस्थान के द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा और भी जो राज्यों में कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में हमारे पास इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, और आप जैसे ही पैरामीटर में अभी आपने किया कि जगह जगह पर चेंज होता है, हर 50-100 किलोमीटर में हमारा क्लाइमेट और मृदा भी चेंज हो रहा है। तो परंतु मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भरपूर उपजाऊ मिट्टी कही जा सकती है, यहाँ पर किसानों को और अधिक फायदा हो सकता है? देखिए, ओवरऑल मध्य प्रदेश में अगर 52 जिलों का बात करेंगे तो कम से कम नहीं तो 40 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कि हर तरह का संसाधन उपलब्ध है। चाहे नर्मदा नदी के किनारे वाले आप 15 जिले काउंट कर लीजिए, चाहे इधर रीवा सतना वाला एरिया आप कवर कर लीजिए, है ना। हमारे यहाँ पे इवन जो ड्राईलैंड एरिया है, अगर आप सागर वाला एरिया बताएंगे, बुंदेलखंड वाला एरिया सूखा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सूखे में भी लेमन ग्रास जैसा फसल कितना अच्छा पैदा होता है ना। तो फसल किस तरह से लिया जाना है, इसका तकनीकी जानकारी किसान को हो तो पानी कम वाले भी फसलें अवेलेबल हैं। पानी कम है तो ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे तकनीकी माध्यम अवेलेबल हैं। पानी ज़्यादा है तो उस तरह की फसलें हैं जिसको कि ज़्यादा अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू बी एक्सटेंड टू द फार्मर्स। डॉक्टर सुरेश मोटवानी जी हमारे साथ, चूंकि एक कृषि सलाहकार के रूप में, तो सर मैं एक अभी आपकी पुस्तक भी देख रहा था, तो ये पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज दिस मिथ्स एंड ट्रूथ ऑफ ऑयल पाम, तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफिंग में जैसा चाहूँगा। कि हम लोग इस पे बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा एक काफ़ी सारे विडंबनाएं होती हैं काफ़ी जगह पे, उसमें से पाम ऑयल एक है। भारत जैसे देश में जिसमें कि तेल एक महत्वपूर्ण आदान है हमारे लिए, घर परिवार का एक हिस्सा है, और हमारे इंडियन हैबिट्स में है कि हम लोग ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, डीप फ्राइंग खाते हैं। उस स्थिति में देखें तो ऑयल पाम ऑयल सबसे बेहतर अल्टरनेट होता है। अब लोगों में धारणा ये है कि पाम ऑयल चूँकि सस्ता होता है इसलिए अच्छा नहीं है। अब हमारी संस्था इस पे पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। हमने इस तरह के पब्लिकेशंस निकाले हैं कि पाम ऑयल वास्तव में एक ऐसा ऑयल है हमारे इंडियन सिनेरियो में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे कम रेट पे उपलब्ध है। हमारे जो खाने की आदतें हैं उसमें सही मेच खाता है। विटामिन ए जैसे एलिमेंट पाम ऑयल में होते हैं। और दूसरे हमारे यहाँ पे इस तरह का जो पर्यावरण है कि अब पाम ऑयल मिशन को प्राइम मिनिस्टर ने लिया हुआ है हमारे यहाँ पे। अगर आपने सुना हो 2 साल पहले जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषित किया, अभी भी भारत में हम लोग 70% तक हमारे तेलों के लिए, खाद्य तेलों के लिए विदेशों पर निर्भर करते हैं। इसलिए पाम ऑयल मिशन भी शुरू किया हुआ है। तो हमारी संस्था ये मिल के काम कर रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही चीज़ें हैं सस्टेनेबिलिटी के लागू करते हुए, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे और बात करें, लोगों को कन्विंस करें। सर आपकी संस्थान सरसों मॉडल पर भी काम कर रही है और कृषि मंत्रालय द्वारा शायद इस पर कुछ पुरस्कृत भी किया गया है, तो मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आपकी जो संस्थान मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के देश में भी कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसमें ये आपको बताऊं कि भारत का जो मुख्य नोडल सेंटर है एडिबल ऑयल के लिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो हमारे पार्टनर्स हैं। हम लोगों ने इस मस्टर्ड मिशन में प्राइम मिनिस्टर जी के विजन को साकार करते हुए 4 स्टेट में इसको शुरू किया हुआ है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है ना, जिसमें हम लोग कर रहे हैं, और यूपी अयोध्या वाले क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। हमारा आइडिया ये है कि मॉडल फॉर्म को सेटअप करके जो भी अच्छा टेक्नोलॉजी है किसानों के क्षेत्र में हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, किसान को उसको उपज का सही तरह से मूल्य दिलवाएं, तो वो इस तरह के जो मस्टर्ड क्रॉप है वो और अधिक पैदा कर सकता है। और हमारे को ये 3 सालों में काफ़ी सफलता मिल रहा है। 1300 मॉडल फार्म हम लोगों ने सेट किए हुए हैं, जिसके थ्रू लगभग नहीं तो 60,000 किसानों तक इस प्रोग्राम को रीच किया हुआ है। और किसान के लेवल पे 30 से 40% तक अधिक उत्पादन इसका मस्टर्ड का वो ले पा रहा है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल जो मस्टर्ड का एरिया था और इस साल जो एरिया है, तो लगभग मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं तो 200 मेरे ख्याल से 100 हेक्टेयर से लेकर 200 हेक्टेयर तक, 1000 हेक्टेयर तक ज़्यादा बढ़ गया हुआ है एरिया। तो यकीनन ये इस प्रोग्राम का सफलता ही माना जाएगा। सर एक चलते चलते एक हम दर्शकों से एक बार, आपकी ये जो संस्थान है सॉलिडरी यार्ड, तो व्हाट इज द मीनिंग और ये कैसे सोच आई कि ये नाम हमको रखना है, तो थोड़ा सा दर्शकों के बारे में बताना चाहूँ। हाँ, थोड़ा नया नाम लगता है एक्चुअली। सोलिडेरिडाड बेसिकली जो एक स्पेनिश नाम में आता है, इसका साधारण मतलब निकालेंगे तो एक हैप्पीनेस की तरह हम बात कर रहे हैं, हरियाली की बात कर रहे हैं, लोगों की खुशहाल होने की बात कर रहे हैं। तो हमारी संस्था का उद्देश्य है लोग खुशहाल रहें, किसान खुशहाल रहें, इसी धैर्य के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। सर अभी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, तो भले ही उद्योगों की बातों पर किसान नहीं छूटता, कि जैसा आपने अपने पूर्व में बताया कि रॉ मटेरियल तो किसान ही देते हैं,
तो कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के माध्यम से या सर हमारे को कि उस प्रोग्राम की क्या विशेषता है और कहाँ तक आपकी संस्था क्या सहयोग कर रही है बिल्कुल अगर आपने उसको एजेंडा को भी देखा हो ना, माननीय शिवराज जी ने उसमें उसमें भी कृषि का एजेंडा मेन रखा हुआ है। इन्वेस्टर मीट में भी है ना, कृषि खेतानी किसानी के लिए काफ़ी सारे सेशन है। इवन हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नीदरलैंड सरकार की तरफ से उनका एक दल भी आ रहा है, हम भी उनके कैंपेन में साथ में काफ़ी सारे बिजनेस के साथ में उसमें साथ में रहेंगे। और खेती किसानी स्टिल मेन एजेंडा है, ये इन्वेस्टर मीट में भी ये एक बड़ी उपलब्धि है माननीय शिवराज सिंह जी की। हमारे चैनल के माध्यम से आप आपकी संस्था किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहती है? किसानों के लिए 2 संदेश हम लोग देना चाहते हैं। नए समय को पहचानना है। जो चेंजेस हो रहे हैं खेती किसानी में, चाहे वो क्लाइमेट के हों, चाहे नई तकनीकी के हों, नए-नए संसाधन आ रहे हैं, उस पे नज़र बनाए रखनी है। दूसरा, अपने बच्चों को आप लोगों ने अगर खेती किसानी का अभी अच्छी तरह से शिक्षा दे दिया, तो बाद में यही काम आने आनी है। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। आपने कोरोना 3 साल देख लिया है। ध्येय, उद्देश्य, भविष्य खेती किसानी है और किसान के पास अभी बल है कि अपने ज्ञान को अपने पीढ़ी में ट्रांसफर कर पाए। बाद में वही ज्ञान लेने के लिए उसको कॉलेज में जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये 2 मेन संदेश हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी सही रहेंगे। तो डॉक्टर सुरेश मोटवानी जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हम सभी के माध्यम से हम सभी दर्शकों के लिए और पाठकों के लिए बोला है कि किसान किसान है, उसका कोई तोड़ नहीं। पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित रही, परंतु किसान एक ऐसा रहा जो हमेशा लाभांश में रहा और उसकी उपयोगिता कोरोना काल में उतनी ही दुगनी से समझ में आई। तो फिर हम अपने दर्शकों के लिए किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जानकार व्यक्ति के साथ हम फिर बातचीत के लिए तैयार होकर फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।